नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि एक गिटार की धुन, तालाब में जो लहरें उठती हैं और सूरज से हम तक पहुंचने वाली रोशनी, इन सब में आखिर क्या कॉमन है? ये सब ना एक ही कमाल की भाषा बोलते हैं, तरंगों की, यानी वेव्स की भाषा। तो आज हम इसी भाषा को समझने वाले हैं। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब बहुत गहरा है। देखिए, एक तरफ है आवाज की वाइब्रेशन, दूसरी तरफ है पानी में होती हुई हलचल, और तीसरी तरफ वो एनर्जी जो लाखों किलोमीटर का सफर करके हम तक पहुंचती है। सुनने में तो ये सब एकदम अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर इन सब के पीछे फिजिक्स का एक ही जबरदस्त सिद्धांत काम करता है। और वो एक शब्द जो इन सबको जोड़ता है, वो है तरंगे, यानी वेव्स। ये सिर्फ कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो तरीका है जिससे एनर्जी हमारे पूरे यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। यही वो धागा है जो इन सभी घटनाओं को एक साथ पिरोता है। तो चलिए फिर इस यूनिवर्सल पैटर्न को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये तरंग होती क्या है और ये काम कैसे करती है? देखिए, साइंटिफिक भाषा में कहें तो तरंग एक तरह का डिस्टर्बेंस या विक्षोभ है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि डिस्टर्बेंस तो आगे बढ़ता है, पर जिस चीज से वो गुजर रहा है वो चीज खुद आगे नहीं बढ़ती। मतलब एनर्जी आगे जाती है, पदार्थ नहीं। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है शांत तालाब का। सोचिए, आपने पानी में कंकड़ फेंका, क्या होता है? एक डिस्टर्बेंस पैदा होता है और वो लहरों की शक्ल में चारों तरफ फैलने लगता है। पर अगर उसी पानी पर कोई पत्ता या कॉर्क का टुकड़ा तैर रहा हो तो वो लहर के साथ बहकर दूर नहीं जाता, वो बस अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे होता रहता है। बस यही साबित करता है कि तरंग एनर्जी को आगे भेजती है, पदार्थ को नहीं। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि किसी मीडियम के सारे कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा हो। अब जैसे ही आप पहले वाले कण को हिलाते हैं, वो अपने पड़ोसी को हिलाता है, वो अपने अगले पड़ोसी को, और बस ऐसे ही ये डिस्टर्बेंस पूरी लाइन में आगे बढ़ जाता है। यही चेन रिएक्शन तरंग को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए हैं कि तरंग क्या है। तो चलिए अब इनके परिवार से मिलते हैं, क्योंकि भाई हर तरंग एक जैसी नहीं होती। इनके नेचर के हिसाब से इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह की तरंगे होती हैं। पहली है मैकेनिकल वेव्स या यांत्रिक तरंगे। इन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, जैसे हवा, पानी या कोई ठोस चीज। हमारी आवाज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये थोड़ी खास हैं क्योंकि इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। लाइट, एक्सरे, ये सब वैक्यूम यानी खाली स्पेस में भी आराम से चल सकती हैं। और तीसरी है मैटर वेव्स। ये क्वांटम फिजिक्स का एक बड़ा ही दिलचस्प आइडिया है, जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे कण भी तरंगों की तरह बिहेव कर सकते हैं। चलिए अब मैकेनिकल वेव्स पर थोड़ा और फोकस करते हैं। इनके कण किस तरह से मूव करते हैं, इस आधार पर इन्हें 2 मेन टाइप्स में बांटा जाता है। ये 2 टाइप हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। फर्क बस इस बात का है कि मीडियम के कण हिलते कैसे हैं। ट्रांसवर्स वेव में अगर तरंग आगे जा रही है तो कण ऊपर नीचे मूव करते हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में कण भी उसी दिशा में आगे पीछे होते हैं जिस दिशा में तरंग जा रही है। ट्रांसवर्स वेव्स को समझने के लिए क्रिकेट स्टेडियम में होने वाली वेव को याद कीजिए। लोग अपनी ही सीट पर खड़े होते हैं और बैठ जाते हैं, वो कहीं जाते नहीं, पर वो जो वेव है वो पूरे स्टेडियम का चक्कर लगा लेती है ना कमाल? गिटार का तार भी ठीक ऐसे ही ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, जबकि वेव तार की लंबाई में आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। सोचिए, आपके पास एक स्लिंकी है और आपने उसे एक सिरे से धक्का दिया। आप देखेंगे कि स्लिंकी के छल्ले कहीं पास पास आ जाते हैं, इससे कहते हैं कंप्रेशन, और कहीं दूर दूर हो जाते हैं, जिससे कहते हैं रेयरफैक्शन। बस यही कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का पैटर्न आगे बढ़ता है। हमारी आवाज हवा में ठीक इसी तरह ट्रैवल करती है। और अब एक मजेदार बात बताता हूं। पानी की सतह पर जो लहरें बनती हैं ना, जिन्हें हम इतना कॉमन समझते हैं, वो असल में इन दोनों का मिक्सचर होती हैं। पानी के कण ऊपर नीचे भी होते हैं और आगे पीछे भी, मतलब एक तरह से गोल गोल घूमते हैं। कुदरत वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो अब जब हम तरंगों के प्रकार समझ गए हैं, तो चलिए अब इनकी एनाटॉमी यानी इनकी बनावट को समझते हैं। हम इसे तरंग की चाल का एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जिसे मैथ्स की भाषा में लिखा जाता है। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये किसी भी तरंग का एक तरह से डीएनए है,
ये हमें बताता है कि किसी भी जगह यानी x और किसी भी समय यानी t पर तरंग का कोई कण अपनी जगह से कितना हिला हुआ होगा। चलिए इसके हिस्सों को एक एक करके तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले आता है a यानी एम्पलीट्यूड या आयाम। ये कुछ नहीं, बस तरंग की ऊंचाई है। कण अपनी नॉर्मल पोजीशन से ज्यादा कितना ऊपर या नीचे जाता है। और हाँ, जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतनी ही ज्यादा एनर्जी वो वेव अपने साथ लेकर चलती है। अगला है लैम्डा यानी वेवलेंथ। ये बस एक पूरी वेव की लंबाई है, मतलब एक चोटी से अगली चोटी तक की दूरी या एक गर्त से अगले गर्त तक की दूरी, बस इसी को वेवलेंथ कहते हैं। और फिर आती है नू यानी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। इसका मतलब है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स किसी पॉइंट से गुजरती हैं। इसे हर्ट्ज में मापते हैं। जैसे संगीत में किसी नोट का जो पिच होता है, यानी वो कितना ऊंचा या नीचा है, वो पूरी तरह से फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करता है। तो ठीक है, अब हम तरंगों की बनावट को समझ गए हैं। अब देखते हैं कि ये चलती फिरती कैसी हैं, मतलब इनका व्यवहार कैसा होता है। इनके भी अपने कुछ पक्के नियम कानून होते हैं। ये शायद तरंगों का सबसे जरूरी नियम है। एक तरंग की स्पीड इस बात से तय नहीं होती कि वो कितनी ऊंची है या कितनी लंबी। उसकी स्पीड सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस मीडियम से गुजर रही है, हवा से, पानी से या लोहे से। मिसाल के तौर पर एक गिटार के तार पर वेव की स्पीड इस बात पर डिपेंड करेगी कि तार में कितना तनाव है और वो कितना भारी है। उसी तरह हवा में आवाज की रफ्तार हवा की डेंसिटी और उसके दबाव पर निर्भर करती है। मतलब हर मीडियम तरंग के लिए अपनी एक स्पीड लिमिट तय कर देता है। और अब आते हैं एक बहुत ही जादुई सिद्धांत पर, सुपरपोजिशन का सिद्धांत। यह सुनने में भारी लगता है पर है बहुत आसान। इसका मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा तरंगें एक ही जगह एक ही समय पर मिलती हैं तो वो बस एक दूसरे में जुड़ जाती हैं। अगर दो की चोटी मिलती है तो वेव और ऊंची हो जाती है, और अगर एक की चोटी और दूसरे का गर्थ मिलता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकती हैं। इसे एक सुपरपोजिशन डांस की तरह सोचिए। दो तरंगे एक दूसरे की तरफ आती हैं, वो मिलती हैं, एक पल के लिए जुड़कर कुछ नया बनाती हैं और फिर एक दूसरे के आर पार निकल जाती हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती, बस एक पल के लिए मिलती हैं और फिर अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती हैं। तो जरा सोचिए, अगर तरंगे एक दूसरे में जुड़कर और बड़ी हो सकती हैं और एक दूसरे को काटकर बिल्कुल खत्म भी हो सकती हैं, तो इससे क्या क्या किया जा सकता है? हमारे नॉइस कैंसलिंग हेडफोन से लेकर मेडिकल अल्ट्रासाउंड तक हर जगह इसी एक सिंपल से सिद्धांत का कमाल है। तरंगों की दुनिया में संभावनाएं ही संभावनाएं हैं, बस हमें उन्हें देखने और समझने की जरूरत है।